अशोक ने जैसे ही शोभा के मरने की खबर फोन पर बताई, मैं ठगी सी रह गई। मैं पति सुनील के साथ जयपुर के लिए निकल ली। रास्ते भर उसके साथ बिताए पल याद आने लगे। शोभा तो मर गई, पर मरने से पहले उसकी ख्वाहिश पूरी हो सकी। उसके मन पर बांझ होने का ठप्पा क्या हट पाया। शोभा मेरे छोटे भाई अशोक की पत्नी थी। वह बहुत मृदुभाषी, कार्यकुशल और खुश मिजाज की थी। याद हो आया वह दिन, जब विवाह के बाद वर वधू का स्वागत करने के लिए माँ ने पूजा का थाल मेरे हाथ में पकड़ा दिया। वैसे बड़ी भाभी का हक बनता था वर वधू को गृह प्रवेश करवाने का, किंतु बड़ी भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी। वह पेट से थी और डॉक्टर ने उन्हें बेड रेस्ट के लिए कहा हुआ था। अतः आरती का थाल सजाकर मैंने ही वर वधू को गृह प्रवेश कराया था। बनारसी साड़ी में लिपटी हुई सिमटी सी संकुचित सी घड़ी थी। अशोक ने उसे मेरा परिचय देते हुए कहा, ये मेरी बड़ी दीदी हैं, मुझसे 10 साल बड़ी हैं, मेरे लिए माँ समान है। दोनों ने मेरे पैर छुए। मैंने भी दोनों को प्यार से गले लगा लिया। विवाह के बाद की प्रथाएं संपन्न करवाकर मैं वापस दिल्ली लौट आई। शोभा के विवाह को 6 वर्ष हो चुके थे। मैंने लक्ष्य किया कि अब उसके मन में संतान की चाह प्रबल हो रही थी। अशोक ने कई डॉक्टरों से संपर्क किया। कुछ डॉक्टरी जांच भी हुई, किंतु नतीजा संतोषप्रद नहीं था। मेरे आग्रह पर दोनों दिल्ली भी आए। मेरी जानकार डॉक्टर ने रिपोर्ट देखकर यही निष्कर्ष निकाला कि शोभा मां नहीं बन सकती। अशोक ने सब तरह के उपचार किए, चाहे आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथिक। बांझपन का एहसास शोभा को अंदर ही अंदर खोखला कर रहा था। मैं अपनी गृहस्थी में बहुत व्यस्त हो गई थी। मेरे दोनों बच्चे विवाह योग्य थे। अगले वर्ष मेरे पति रिटायर होने वाले थे। अतः हम भविष्य की योजनाओं में व्यस्त हो गए थे। कभी कभी मैं शोभा को फोन कर उनकी कुशल क्षेम जान लेती थी। फिर भी एक दिन अशोक का फोन आया। बातचीत से लगा कि वह बहुत परेशान है। मैंने 3-4 दिन के लिए जयपुर का प्रोग्राम बना दिया। फीकी मुस्कान से शोभा ने स्वागत किया। वह बहुत कमजोर हो गई थी। अशोक उसकी स्थिति से बहुत चिंतित हो गया था। मुझे लगा कि बांझ शब्द ने उसको भीतर तक आहत कर दिया है। मैंने प्यार से शोभा को अपने पास बैठाया और कहा, मेरी बात ध्यान से सुनो और समझने की कोशिश करो। चाहती हूं कि तुम किसी नवजात शिशु को गोद ले लो। यह कुछ अच्छी संस्थाएं हैं जहां से बच्चे को लिया जा सकता है। ऐसा करने से एक बच्चे का भला हो जाएगा, उसे एक प्यारी माँ मिल जाएगी और तुम्हें एक प्यारा बच्चा मिल जाएगा। यह एक नेक कार्य होगा। एक बच्चे का जीवन अच्छा बन जाएगा। तुम चाहो तो इसमें मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लेकिन शोभा ने गंभीरता से उत्तर दिया, दीदी मैं अपनी तकदीर तो बदल नहीं सकती। यदि मेरी तकदीर में संतान का सुख लिखा ही नहीं है तो गोद लेकर भी मैं सुखी नहीं रह पाऊंगी। कुछ रुक कर वह फिर बोली, दीदी मैं अपनी कोख से जन्मा बच्चा चाहती हूँ, गोद लिया हुआ नहीं। वह अपने फैसले पर अडिग थी।
और मैं उसके फैसले के आगे निरुत्तर हो गई। 15 दिन बाद अशोक का फोन आया। वह आवाज से बहुत परेशान लग रहा था। उसने बताया कि शोभा अब अक्सर बीमार रहती है, उसे भूख नहीं लगती है और जबरदस्ती कुछ खाती है तो हजम नहीं होता, उल्टी हो जाती है। मैंने सलाह दी कि तुरंत डॉक्टरी जांच करवाओ। शोभा की तरफ से मुझे चिंता हो गई, अतः अशोक को सहारा देने के मकसद से मैंने 3-4 दिन का जयपुर जाने का कार्यक्रम बना लिया। अशोक ने शोभा के सारे टेस्ट करवा लिए थे। मेरे पहुंचने के अगले दिन वह अस्पताल से रिपोर्ट ले आया। वह बहुत उदास था। मेरे पूछने पर उसने बताया कि शोभा की किडनी में कैंसर है, जो बहुत फैल गया है। अगर 1 महीने पहले जांच करवा लेते तो शायद ऑपरेशन द्वारा किडनी निकाल देते। लेकिन अब तो कैंसर किडनी के बाहर तक फैल गया है। एक और विशेष बात जो डॉक्टर ने बतलाई वह यह कि शोभा प्रेग्नेंट हुई है। प्रेगनेंसी की अभी शुरुआत ही है। 1 हफ्ते बाद निश्चित तौर पर पता चल पाएगा। अचरज से मेरा मुंह खुला रह गया। समझ नहीं आया कि दुखी हूं या खुशी मनाऊं। शोभा ने मेरी और अशोक की बातें सुन ली थी। वह मुस्कुराते हुए बोली, दीदी अशोक तो यूं ही घबरा जाते हैं। मैं सहज में इनका पीछा छोड़ने वाली नहीं हूं और अब तो मुझे जीना ही है। उसकी बातें आज भी मेरे कानों में गूंज रही हैं। बाद में अशोक ने मुझे बतला दिया था कि डॉक्टर के अनुसार गर्भ को गिरा देने में ही बेहतरी है, क्योंकि कैंसर किडनी से बाहर निकलकर फैल रहा है। अगर तुरंत ऑपरेशन करके किडनी निकाल भी दें, फिर भी शोभा का जीवन 1 वर्ष से अधिक नहीं होगा। और अगर गर्भपात नहीं करवाया तो कैंसर के ऑपरेशन के बाद की थेरेपी से बच्चे पर बुरा असर पड़ सकता है। या तो वह बच्चा ही नहीं बचेगा और अगर बच भी जाए तो एबनॉर्मल भी हो सकता है। अतः डॉक्टर की राय में गर्भपात ही उचित होगा। शोभा ने सब कुछ सुन लिया था। वह खुश नजर आ रही थी। वह बोली, दीदी मुझे यही खुशी है कि अब मुझे कोई बांझ नहीं कहेगा। डॉक्टरों का निर्णय ठीक ही है। मेरे जीवन का सूर्यास्त हो रहा है। मैं बच्चे को देख पाऊंगी या नहीं पता नहीं। अगर बच्चा बच भी गया और विकलांग हो गया तो और भी दुख होगा। तसल्ली यही है कि अब मेरे ऊपर से बांझ होने का लांछन हट गया। अब मैं शांति पूर्वक मर सकूंगी। सहसा कार एक झटके के साथ रुक गई। सुनील ने ब्रेक मारा था क्योंकि सामने एक बड़ा सा गड्ढा आ गया था। मेरी विचार श्रृंखला टूट गई। अब हम जयपुर की सीमा में पहुंच गए थे। बाजार के बीच से गुजरते हुए याद आया कि यहाँ कई बार शोभा के साथ चाट खाने आती थी। फिर खूब शॉपिंग करके हम दोनों शाम तक घर पहुंचते थे। अब तो केवल याद ही बाकी है। ठीक 9:30 बजे हम घर पहुंच गए। गाड़ी की आवाज सुनकर अशोक बाहर आ गया। सहारा देकर उसने गाड़ी से उतारा और मेरे गले से लगकर जोर से रो पड़ा। अंदर पहुंचकर देखा शोभा का शव भूमि पर रखा था। बड़ी शांत मुख मुद्रा थी, जैसे कुछ कहना चाहती हूँ।
मैं अपने को रोक न सकी और फपक कर रो पड़ी। वह समाप्त हो गई। 2 दिन बाद बहुत बोझिल मन से हम दोनों वापस लौट आए। रास्ते भर सोचती रही। समाज के उलाहनों ने शोभा को बहुत चोट पहुंचाई, लेकिन मरने से पहले उसे यह खुशी थी कि वह बांझ नहीं थी।